All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Sahil. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. All right. So, क्या गुड है इस मॉर्निंग को लेकर बताओ जरा। और कुछ खास नहीं। काय को गुड बोला? सर जीकेएम सर 2 स्टोरीज सुनाने वाले हैं आज। इसलिए good। पहले से अनाउंस कर रखा है क्या उन्होंने? हाँ सर। हाँ, नहीं, सर सर, ने हमें कुछ चैलेंज दिया था कि अगर एक गुजार का हम सब करके आओगे तो सुनाऊंगा, तो हमने हाँ सबने सर, अब किया। सबने किया वही दिन नहीं तो। किया। क्या बात है, मतलब तुम स्टोरी सुनने के मोटिवेशन में होमवर्क करने लग जाते हो। सर आपने जो असाइनमेंट भेजा था उसमें शायद से लिमिटिंग रिएजन के 2 सम्स थे। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने इसीलिए बोला था ना कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाने के बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो मौका आ गया है। सर हाँ, ये एक चीज पूछनी थी, ये जो ये पीओएसी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों एक चीज है क्या? नहीं, पीओएसी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। तो जो ये हमारे एक पैसेज में क्वेश्चन था ना, वो 13-15 वाला, वो स्लरी वाला, जिसमें NaOH का सॉल्यूशन आपने दिया था, तो कैन इट बी सॉल्व बाय पीओएसी मेथड? बिल्कुल। ओके। ऑल राइट, लास्ट क्लास में मैंने आपको केस ऑफ क्या बताया था, सिंपल एनालिसिस और सीरीज रिएक्शन, 2 केसेस बताए थे। उनमें से किसी को डाउट है? किसी क्वेश्चन में कोई ये लेक्चर 6 है शायद से। लेक्चर 6 है क्या? यस सर। हाँ सर। लेक्चर 6 कर लो यार। आज तारीख भी 7 जून नहीं है ना, आज तारीख 2 जुलाई है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन or this was not a problem in the earlier examples that I had discussed with you. Reason being, आप नोटिस करना, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस करे थे उसमें या तो एक ही रिएक्टेंट होता था, या फिर अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स भी होते थे तो सिर्फ किसी एक के बारे में ही डेटा दिया जाता था, बाकियों के बारे में नहीं दिया जाता था। आप नोटिस करोगे, ठीक है, लेट मी ब्रिंग इट टू योर नोटिस। ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, यस सर। और उसका डेटा दे दिया है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। यहां पर इस क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे 2 रिएक्टेंट है, बट कैसा है, सिर्फ MnO2 के बारे में ही पूछा है, HCl के बारे में भी डिड नॉट इवन बॉदर। ठीक है ना, उसका डेटा दिया गया है ना पूछा गया है। ठीक है, और भी जो एग्जांपल्स थे उनमें भी आप नोटिस करोगे तो एक रिएक्टेंट का डेटा दे दिया। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे गैसियस हाइड्रोकार्बन कंबशन वाला था, उसमें हाइड्रोकार्बन का अमाउंट दे दिया, ऑक्सीजन के बारे में लाइक कुछ मेंशन करा नहीं। लेकिन आज के लेक्चर में आप नोटिस करोगे दैट व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस में कैसा रहेगा, इन दोज क्वेश्चंस you will find that when we are given data of both the reactants, okay, when we are asked to solve questions using the data of both the reactants, तो किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग रहती है और कहां पर चैलेंज आते हैं। स्टार्टिंग में लेट मी गिव यू इजी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारा रिएक्शन है, और अगर मैं एक मॉलिक्यूल N2 और 3 मॉलिक्यूल H2 लूंगा तो यू ऑल वेरी वेल नो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन जाएंगे। If I take 2 molecules of N2 and 6 molecules of H2, then 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन जाएंगे। यहाँ तक का पार्ट काफी इजी है, सबको समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत? यस सर।
बट व्हाट इफ आई आस्क यू, अगर मैं 3 मॉलिक्यूल N2 के ले रहा हूँ और 3 मॉलिक्यूल H2 के ले रहा हूँ, तो कितना मॉलिक्यूल अमोनिया बनेगा? Sir, two molecules. two molecules. ठीक है, अब आपको चैलेंज क्यों आएगा? बिकॉज आप सोचने जाओगे कि यहाँ पर 1:3 के रेशियो में तो है नहीं मेरे रिएक्टेंट्स, जो जनरली मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया है, लाइक ये इसका 3 मॉलिक्यूल और इसका भी 3 मॉलिक्यूल है। और अगर अब मैं लेट से N2 के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा, N2 के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर क्या पता पड़ रहा है? एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं अमोनिया के, Yes, sir. Yes, sir. से 6 बनने चाहिए, है ना? हाँ sir. Yes, sir. तो 6 बन जाने चाहिए। लेकिन अगर मैं H2 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 3 बन तो एक, 3 दो से 2 बनने बनने चाहिए। चाहिए। 2 बनने चाहिए। Yes, sir. तो Yes, sir. कौन सच्चा है, कौन झूठा है? सर जिसके मिनिमम होगा। सर हाइड्रोजन का सच है। राइट, सो इसमें हमें बेसिकली एक डिलेमा आ गया कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बिकॉज when we are looking at this question, what we understand is N2 के हिसाब से अलग आ रहा है, H2 के हिसाब से अलग आ रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज H2 सही बोल रहा है। Thank you. ठीक है, अब क्यों, तो उसके पीछे हम लोग अब एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको विजुअलाइज करना ज्यादा आसान रहेगा। मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आपको विजुअलाइज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इमेजिन करो 3 N2 के मॉलिक्यूल और 3 H2 के मॉलिक्यूल, और जो रिएक्शन है वो कैसा कहता है कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल देता है। तो अगर हाइड्रोजन के 3 ही मॉलिक्यूल हैं, तो वो एक N2 को पकड़ के 2 अमोनिया दे देंगे, बाकी 2 जो रहेंगे वो एज इट इज रह जाएंगे नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन क्या हुआ? नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा हो गया, तो इसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। नाइट्रोजन वाज एक्सेस। H2 जो था वो कम अमाउंट में था, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं। जो कम होगा उसी के हिसाब से बनेगा ना। अब तो आई थिंक आपको लॉजिकली समझ में भी आ रहा होगा। हाँ sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ अब आप नोटिस करना, फर्दर नोटिस करना, ये जो केस है आइडेंटिफिकेशन करना इसका, ये अपने आप में एक चैलेंज रहता है। दिस इज समटाइम्स एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, इनफैक्ट समटाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, बिकॉज आपको खुद से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर इट्स अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। क्वेश्चन में कभी लिख के नहीं आएगा। अब कैसे करते हैं? ठीक है, यहां पर नोटिस करना, हम लोग मोल्स का रेशियो देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट सेम एज द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, रेशियो ऑफ मोल्स if it is not equal to the ratio of their coefficient, then it will be a case of limiting reagent। जैसा यहाँ आपने ऊपर नोटिस किया, कोफिशिएंट 1:3 के रेशियो में है, तो अगर मोल्स भी 1:3 के रेशियो में ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी के हिसाब से भी एनालिसिस कर दो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। Yes sir. बट अगर जो मोल्स हैं वो कोफिशिएंट्स के रेशियो में नहीं है, जैसे यहाँ पर मोल्स क्या हो गया, 1:1 के रेशियो में हो गए और कोफिशिएंट 1:3 के रेशियो में है, तो फिर आपके सामने ये केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। अब इस केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट में क्या क्या हमारी लर्निंग्स है उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट लर्निंग इज लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, दूसरा लर्निंग इज दैट लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही एनालिसिस होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही पता पड़ता है कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा,
लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही पता पड़ेगा कि कितना एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, कितना बच जाएगा, कितना कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी लर्निंग्स अब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है सर, एक बार कॉपी कर लें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। रुको रुको, कहाँ से कॉपी करोगे? यहाँ से? स्टार्टिंग से। चलो हाँ, सर। फटाफट करो। So can you go down a bit? So can you scroll down to the learnings? थोड़ा सा ऊपर आइडेंटिफिकेशन का कॉपी। आइडेंटिफिकेशन पे सर। ठीक, बस। जिसने लिख लिया वो ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो।
गौरव सर, एक क्वेश्चन था. हम्म So the coefficients of these x and y, so we can count it as moles or molecules, right? Matlab we can say 3 moles or 3 molecules, anything like that, na? yeah. Okay, sir. So 6 moles of each, matlab 6 moles of X and 6 moles of Y, no? हाँ. तेरा आंसर भेजो. आंसर भेजा. Let me see. हाँ ठीक है धैर्य. हाँ ठीक है. जोवन शुभन सम्यक, आपका आंसर करेक्ट है. नचिकेत, आर्यमन, अजात शत्रु, वरुण, अजिंक्य नॉट करेक्ट. हाँ, गोपाल एंड कैरव, आपका भी आंसर करेक्ट है. राइट दिव्यांश, आपका भी करेक्ट है. ठीक है. So I think the first challenge which a lot of you are facing is in fact determining the limiting reagent. ठीक है. वैसे generally this question is not something that I expect students to be able to get them by themselves. ठीक है. Especially those who are learning mole concept for the first time. जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको limiting reagent का concept आता है, तो उनके लिए relatively फिर भी ये काम आसान है. ठीक है. But those who haven't done this before, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पर नोटिस करना किस तरीके से इक्वेशन है, किस तरीके से इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड रहेगा टू डू द कैलकुलेशन. फर्स्ट स्टेप, राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन. ये आपके सामने ऑलरेडी है. 3x + 4y गिविंग x3 y4. सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली आपको रिएक्टेंट के मोल्स दे दिए हैं, दोनों के 6 मोल्स दिए, तो आपको कुछ कैलकुलेट करना नहीं पड़ा. बट यू विल प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आपको मोल्स की जगह मास का डेटा मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा. ठीक है. नाउ
Third step is where identification of limiting reagent happens. So यहाँ पर I'm asking you to calculate something called as stoichiometric ratio. ठीक है, कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, मतलब ऐसे ही मैंने खुद ने एक बना के यहाँ पर डाल दिया. क्या होता है stoichiometric ratio? So you calculate the moles of substance and divide it by the coefficient of that substance. ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करोगे क्या आ रहा है रेशियो. x के लिए आ रहा है 6/3 और y के लिए आ रहा है 6/4. So if the ratio is not the same, then it is a case of limiting reagent, right? And if it is not same, then the one which has a lower value of the stoichiometric ratio, जिसका moles upon coefficient lower value है, that is considered to be as the limiting reagent. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. sir. ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका रहेगा. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया that y is the limiting reagent and x is going to be the excess reactant. After this comes the next important step. This is something which is really, really important and something that takes time to absorb. You have to perform mole analysis as per the format and using the key learnings that we have learned over. What is the format? Format in fact मैंने last class में भी discuss किया था आप लोगों के साथ में, start and end वाला. Yes, sir. ठीक है, तो वो format यहाँ पे हम लोग use करेंगे. So 3x plus 4y giving x3 y4 ये reaction हो गया. इसके नीचे सबसे पहले लेंगे start का snapshot. Start का snapshot क्या है? x के 6 moles हैं, y के 6 moles हैं, प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ ही नहीं है, तो उसकी जगह डैश लिख दिया मैंने, राइट? ये स्टार्ट का स्नैपशॉट के साथ एवरीवन इज कंफर्टेबल? Yes, sir. मोल्स के टर्म्स में लिखना होता है ना, एनालिसिस हम लोग मोल्स में ही करेंगे. अब इसके बाद में नोटिस करना, अब जो ये फॉर्मेट था अपना उसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर रहा हूँ, थोड़ा और उसको डिटेल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो इसमें एक और रो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड r/p. दैट r/p stands for reacted/produced. ठीक है, तो यहां पर let me actually do this entirely for you, otherwise learning नहीं आ पाएगी इतने अच्छे से. ठीक है, तो मुझे ये सेकेंड रो फिल करनी है. इसमें r/p मतलब कितना रिएक्ट हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो मुझे जजमेंट लेना है. तो यहाँ पर पहली लर्निंग जो मेरी थी, what was my first learning? LR is completely consumed. Limiting reagent is completely consumed, right? So मैं यहाँ पर लिख दूंगा -6. Why would I write -6? Because it's consumed. माइनस इसलिए लगाया मैंने क्योंकि कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, रिएक्ट हो रहा है. ठीक है, सो LR is completely consumed. ठीक है, this is the limiting reagent के लिए. अब what was the next learning that was there? बताओ, what was the next learning that we had learned? Amount of product formed is as per the limiting reagent. Great. So amount of product formed. तो अगर मुझे यहाँ पर ये निकालना है कितना फॉर्म हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मुझे लिमिटिंग रीजन के हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए. तो ये y है और ये x3 y4 है, राइट? y का कोफिशिएंट 4 है और x3 y4 का कोफिशिएंट 1 है, तो 4 से 1 बनना चाहिए. तो अगर यहाँ पे 6 कंज्यूम हुए हैं तो कितना प्रोड्यूस होगा? 1.5. 1.5. राइट, सो ये +1.5. दिस इज अगेन एज पर आर लर्निंग दैट एज पर द लिमिटिंग रिएजेंट ही हमें एनालिसिस करना रहेगा. ठीक है, और नेक्स्ट लर्निंग क्या थी? Amount of excess reactant is also as per the limiting reagent.
amount of excess reactant consumed, है ना? पूरा स्टेटमेंट वही था ना? Yes, sir. Amount of excess reactant consumed is also as per the limiting reagent. तो यहाँ पर ये जो X है ये मेरा excess reactant है, ठीक है? तो ये अब कितना कंज्यूम होगा वो भी मैं y के हिसाब से डिसाइड करूंगा. तो x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है. तो अगर इसके 6 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं y के, तो x के कितने कंज्यूम होंगे? 4.5. राइट, मिलेगा यहाँ से -4.5 आ जाएगा. माइनस साइन क्यों लगाया मैंने अगेन यहाँ पर? बिकॉज ये कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम हो रहा है उतना. ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाया क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा था, है ना? Yes. सो बेस्ड अपॉन दिस ये मेरा रिएक्टेड और प्रोड्यूस था, और ये एनालिसिस एज पर लिमिटिंग रिएजेंट ही करना होता है. ठीक है, अब मैं एंड में लिख सकता हूँ. एंड में क्या रहेगा? अगर ये 6 था और 4.5 कंज्यूम हो रहा है तो कितना बच जाएगा? ठीक है, एंड में तो वही लिखना होता है ना, कितना बच जाएगा? Yes, sir. 1.5 बच जाएगा. y will be nothing because y completely कंज्यूम हो रहा है. Yes, sir. और x3 y4 स्टार्टिंग में 0 था बट 1.5 बनेगा तो एंड में 1.5 मोल्स रहेंगे उसके. राइट, तो ये समझ में आया आपको? Sir. ठीक है, चलो लिखना शुरू करो. ठीक है, राइट डाउन दीज स्टेप्स, एक एक करके लिखते जाओ. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अच्छे से लिखना, समझ के लिखना. एंड जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, एक बार बिना देखे खुद से लिखने की कोशिश करना. ठीक है, यू विल रियलाइज यू विल स्ट्रगल, एंड दैट इज द लर्निंग, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन viewing the solution versus coming up with the solution. ठीक है, अदरवाइज काफी आसान होता है, कोई सामने से सोल्यूशन बताए तो समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, बट जब खुद से सोचना पड़ता है ना कि हाँ कैसे सोचना है, अच्छा ये स्टेप के बाद में कैसे सोचा, देन एक्चुअली द ट्रू लर्निंग कम्स. ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. स्टेप 4 के लिए खुद से एफर्ट डालो, ट्राई टू रेप्लिकेट, ट्राई टू थिंक कैसे करा था, और ऑनेस्ट फीडबैक देना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में.
सर आप स्टेप 1 को हटा सकते हो। स्टेप 1 क्या? राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन तो तुमने पहले कॉपी कर लिया होगा ना। क्वेश्चन नहीं कॉपी करा था क्या? लिखा सबने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आ गया? Yes, sir. यस सर। स्टेप 4 कर पा रहे हो? Yes, sir. कर रहे हैं. यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, लिख लिया सबने ये एनालिसिस अब? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, जिसको एनालिसिस समझ में आ गया है आगे बढ़ के, और जिसको नहीं आया है तो एक बार समझना कहाँ पे क्या डाउट रहा, क्या नहीं कर पाए। So what is the RP? R by P? हाँ, R/P. So what is that? What's the full form for it? Reacted/produced. Thank you. सर आंसर चैट पे भेजा है. देखते हैं एक बार। नहीं सम्यक, नॉट करेक्ट।
Sir, हम्म sir, in the above question in the analysis, why is x3y4 positive 1.5? It's being because produced. it is being produced now. Okay, sir. Thank you, sir. सर आंसर चार्ट पे भेजा। हम्म सर करेक्ट है क्या? सर मैंने भी भेजा। अच्छा, ओ सम्यक आपका आंसर करेक्ट है। मैंने एक्चुअली आपके ऊपर वाला आंसर पढ़ लिया था। नहीं ठीक है, सम्यक आपका करेक्ट है। खुशी नहीं, आपका करेक्ट नहीं है। कैरव आपका करेक्ट है। यश का नहीं है, ऋषि का नहीं है। जोवन, गोपाल, शुभियन, सिद्धार्थ करेक्ट है। ध्रुव नॉट करेक्ट। विवान, धैर्य करेक्ट है। वरुण नॉट करेक्ट। आर्यमन करेक्ट है। ध्रुविल, गौरव करेक्ट नहीं है। निश्चित करेक्ट है। ठीक है, चलो बाकी और बहुत सारे आंसर हो सर गए। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा मोल खत्म करने के लिए अभी? आप मान के चलो 2 वीक में हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट अच्छा सर ठीक है। नेक्स्ट वीक। सर तो एटॉमिक से हमारा तो ये बहुत ज्यादा छोटा है। हाँ हाँ, सर, TWT के पहले खत्म हो गया ना, मतलब हमारा 18th को है आई थिंक ये चैप्टर का। 18th को TWT है, हाँ वो संडे होगा, तो होना बेस्ट चाहिए उसके पहले फ्राइडे। खत्म हो जाना ओके, चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, नाउ यहाँ पर अब आप सेम स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करना है, कुछ और नया सा नहीं है। ठीक है, 2 ग्राम तो आंसर मत देना, बिकॉज कोफिशिएंट्स को हम लोग मास के टर्म्स में नहीं रीड करते हैं। ठीक है खुशी, तुमने 2 ग्राम आंसर दिया था। ये गलती नहीं करना, कोफिशिएंट को मास के टर्म्स में नहीं रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वायलेट हो जाएगा ना। 1 ग्राम 3 ग्राम से 2 ग्राम ही बन रहा है। इफ यू डिडंट बॉदर टू थिंक अबाउट द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, अब नोटिस करना, स्टेप्स वही हैं जैसे हम लोगों ने सीखे। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन, वो तो हमने लिखी हुई है। देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना। एनालिसिस हम लोग मोल्स में ही करेंगे। तो यहाँ पर इसका 1 ग्राम, इसका 3 ग्राम, मतलब ये 1/28 मोल्स और ये 3/2 मोल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में वी कैलकुलेट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो विच इज मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट्स, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 1/28 अपॉन 1 और ये 3/2 अपॉन 3। Are they equal? Of course they are not equal. Which is smaller? That 1/20. will be the limiting reagent. ठीक है, so now we come to the step 4, that is our analysis with respect to our limiting reagent, that is N2. तो हमने start, reacted, produced, end लिख लिया है। start में डेटा डालेंगे 1/28 moles, 3/2 moles and nothing, ये तो डेटा दिया हुआ है। अब reacted produced में सबसे पहले क्या करेंगे, -1/28 N2 को। -1/28 करेंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर बाकियों का एनालिसिस N2 के हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे N2 और H2 के बीच का एनालिसिस, इसका 1 कोएफिशिएंट है, इसका 3 कोएफिशिएंट है, राइट। सो 1/28 विल कंज्यूम 3/28 मोल्स। यस। ठीक है, तो ये 3/28 आ जाएगा। ठीक है, देन N2 से अमोनिया का अमाउंट डिसाइड करेंगे। N2 का कोएफिशिएंट 1 है, अमोनिया कोएफिशिएंट 2 है, तो 1/28 से 2/28 यानी कि 1/14 मोल्स प्रोड्यूस होंगे।
यस मैंने 1/14 लिख दिया। ये एनालिसिस समझ में आया? हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? No, sir. नो सर। बस अब इसके बाद में एंड का रो फिल करना है। एंड के रो में क्या हो जाएगा? N2 तो 0 बचेगा क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट था, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। H2 क्या रहेगा? 3/2 स्टार्ट था और 3/28 कंज्यूम हो गया, तो 3/2 माइनस 3/28 बचेगा। व्हाट अबाउट अमोनिया? अमोनिया स्टार्टिंग में 0 था और 1/14 प्रोड्यूस हो रहा है, तो अमोनिया का अमाउंट विल बी हाउ मच? 1/14 मोल। ठीक है, तो आपसे अमोनिया का मास पूछा है तो मोल्स को आपने मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है ये एनालिसिस? यस सर। चलो, अब वो जो असाइनमेंट मैंने भेजा था उसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, आई थिंक वो हमने उस टाइम पे डिस्कस नहीं किए थे। 2 क्वेश्चन थे बट दोनों लाइक सेम ही लाइंस पर हैं। 16-17 तो कौन सा करोगे? 17 का खतरा कर लो। चलो लेट्स सी कितने लोगों पे खतरा रहता है, कितने लोग कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन सही हो जाए तो जीकेएम सर से बोलना कि सर एक कहानी और सुनाए। सर आप सुना। सर आप सुना दो। नहीं, वो जीकेएम सर की एक्सपर्टीज है भाई। चलो शुरू हो जाओ। सर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट दो। ये वाला पार्ट का, उप्स, 1 मिनट कहाँ गया? हाँ सर, जस्ट अ मिनट। यस सर, थैंक यू। फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप भी कहानी सुनाओ। क्या कह रहे हो? ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप भी कहानी सुनाओगे। नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया तो जीकेएम सर सुनाएंगे। सर ये सर सम पहले दे चुके हो सर कहीं तो। असाइनमेंट में था ना। हाँ सर, मैं सॉल्व आंसर आ चुका है मेरे को। तो तुम सिर्फ इतना ही बोल देते कि आंसर आ गया, तुम्हें उसके पहले शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, कंफर्म करो सर, उसका आंसर दूंगा। अच्छा अच्छा, अब तुम मॉडेस्ट होने की कोशिश कर रहे हो। जो भी है, तुम्हारा आंसर गलत है, हम मानेंगे ही नहीं। सर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा सर, दिखा दूंगा। सर मैंने बहुत पहले ही समझ कर लिया। हम तो यही मानेंगे। चलो थोड़े थोड़े लोगों को पकड़ते हैं, बहुत बोर हो रहा है। अमोघ, कैन यू हेयर मी? अमोघ, अमोघ होसनगाड़ी, कहाँ गया? अरे गायब ही हो गया। हाँ सर, 5-6 बच्चे निकल गए।
उससे भी ज्यादा। अर्णव, अर्णव केदारे, कैन यू हेयर मी? वो भी गायब हो गया। सर आप नाम ले रहे हो, लोग निकल रहे। अभी वेटिंग रूम लगा देते हैं, चलो। ऐसे क्यों भाग जा रहे हैं यार, ये मतलब। दृष्टि आ रही है, दृष्टि को पूछते हैं। दृष्टि, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन करा? फिर से गायब हो गई। सर आंसर 70 है। मतलब डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। विवेक, विवेक दोतिया, यस सर। तुमने लेट क्यों ज्वाइन करा? नहीं सर, हमारा बीच में नेटवर्क चला गया था, तभी फिर से ज्वाइन किया। मैं था इधर 10 मिनट्स पहले था मैं सर। अच्छा अच्छा, थे तुम। कौन सा टॉपिक चल रहा है? वैसे सम सॉल्व कर रहा था। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टॉपिक कौन सा चल रहा है। सम तो तुम सॉल्व कर ही रहे थे, बट टॉपिक का नाम तो बता दो। लेकिन हाँ मैं सॉल्व कर रहा था। क्या नहीं, तुम्हारा आवाज आने से पहले तुमने म्यूट कर लिया। बताओ विवेक, जनता सर जवाब। याद नहीं। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं वही नहीं पता और तुम सम सॉल्व कर रहे हो उसका। हाँ सर। वाह रे वाह विवेक, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत ही प्राउड होंगे। हमारा बच्चा तो जीनियस है, उसको टॉपिक ही नहीं पता और फिर भी वो सम सॉल्व कर लेता है। मतलब ये कोचिंग वोचिंग क्लास तो फेल कर दोगे यार तुम ये पोस्टर छपवा के ऐड दे दो, बिना सिलेबस के जानिए कैसे किए जाते हैं सवाल सॉल्व। सर मैं मतलब आपका देख के कर रहा था, ऐसे नहीं आ रहे थे तो आपको मैं देख के कर रहा था सर। मुझे देख के क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सर आप जैसे लिख रहे थे ना वैसे कर रहा था। तो ये कोई हैंडराइटिंग कॉपी क्लास थोड़ा चल रही है। हैंडराइटिंग कॉपी करी और काम हो गया। ये तुम्हारा एक और भाई आया है अभी। नहीं सर, मैं था पहले से मीटिंग में था सर। सर लिमिटिंग दी एजेंट चल रहा है एंड अभी आपने किसी को बोला तो उसने बोला सम्स चालू है। मैं अभी डिस्कनेक्ट हुआ सर, मैं वापस रीजॉइन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, जेन्युइन केस था ये तो। बट हम लोग विवेक को छोड़ेंगे नहीं। विवेक कहाँ गया? विवेक तुम अनम्यूट मत करो यार, मुझे तुमसे बातें करनी है। विवेक चला गया क्या? नहीं है विवेक यहाँ पे। व्हाट इज दिस विवेक? ये टैलेंट जो तुम्हारा है हमें बताओ तो सही। Oh, sir, is it approximately 7.15 the answer? 70 आ रहा है क्या? 70 सर 70 को 10 से डिवाइड करेंगे ना, लेकिन सर y 70 आ रहा है, उसके बाद जो भी है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कौन फॉलो करवाएगा? ये हमें आदित्य करवाएगा। आदित्य सर आदित्य अनंत अनंत। सर यस सर। हाँ चलो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। क्या कैसे लिखेंगे? स्टेप 1, यस सर। written the balanced equation.
Yes, sir. Sir, actually, I'm getting confused, sir. 1 atom of X, 2 atom of Y. So 1X plus 2Y plus 3. 1x plus 2y plus 3z, Yes, sir. making xyz3 और xy2z3, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई आपकी. नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? So step 2, they have given 5 grams of X. So we have to convert all these into moles first. So 5 gram of X, 1. मोल्स ऑफ x हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ x 60 दिया हुआ है. ठीक है. मोल्स ऑफ y कितने हो जाएंगे? So 1.15 upon 6 to 10 raised to 23 by 6.022 into 10 raised to. Great. And moles of z 0.0. जो ग्राम एटम दिया हुआ है वो एज इट इज है. मोल ही होगा. Yes, sir. ठीक है. हाँ, फिर नेक्स्ट क्या करते थे? सर मोल बताओ दिव्यांश, तुम बताओ. Stoichiometric ratio we have to calculate. हाँ हाँ हाँ, अरे अभी दिव्यांश ने ज्वाइन किया ना, कहाँ गया दिव्यांश? दिव्य के अंश हो तुम. दिव्यांश. कौन सा दिव्यांश सर? यस सर. दिव्यांश अग्रवाल. यस सर. हाँ, कैसे भाग कैसे गए थे यार तुम? सर मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था सर. अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे तुम्हें कुछ आया नहीं होगा, डर से निकल गए हो गया. आई एम सॉरी, आई डाउटेड योर कैपेबिलिटीज एंड क्वेश्चन दैट. चलो कोई नहीं, तो मुझे रॉन्ग प्रूव करके इसका सोल्यूशन बताना स्टार्ट करो. सो हम लोगों ने स्टेप 1 कर लिया है दिव्यांश. स्टेप 2 भी कर लिया है, मोल्स भी कर लिया है. अब क्या करें? What was the step 3? Sorry, question. हैं? तुम म्यूट हटा दो ना, आने दो आवाज. या घर पे बैकग्राउंड में कुछ एक्शन चल रहा है जो तुम हमें सुनने नहीं देना चाहते हो, बात अलग है. कहाँ गया दिव्यांश अग्रवाल? यस सर. हाँ राजा, म्यूट मत करो यार, सुनने दो तुम्हारी सुरीली आवाज. बताओ जरा आगे क्या है. सर वेट अ मिनट सर. क्या करना है? जस्ट अ मिनट, आई विल सी अगेन. अच्छा अच्छा, पूरा 1 मिनट लोगे क्या? स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो लेना है अभी. स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो लेना है. क्या होता है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो? So moles of substance upon the coefficient of substance. अच्छा, तो ये 560 अपॉन कितना कोफिशिएंट है x का? 1. 1. y के लिए? y के लिए 1.15 into 10 to the power 23 upon Na upon 2. So 1.15 ये बेसिकली 1/4 मोल हो जाएगा. Yes sir. 1/4 मोल अपॉन 2. और तीसरा क्या है ये z के लिए कितना है? 0.03 अपॉन कोफिशिएंट 3. क्या ये तीनों बराबर है? बराबर तो नहीं है, मतलब क्या हो गया इसका? Limiting reagent. Implies it's a case of limiting reagent. और कौन सा limiting reagent होगा अब हम बता सकते हैं? Z. जिसका वैल्यू सबसे कम है. राइट, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. लिमिटिंग रिएजेंट है कि रिएक्टेंट? एक ही बात है, वो रिएजेंट थोड़ा फैंसी लोगों की लैंग्वेज है यार, मतलब देसी लोग रिएक्टेंट भी बोलेंगे चलेगा. ठीक है, ऑलराइट, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. What is the next step? Analysis. एनालिसिस करना है. ठीक है, स्वरा सुले. Yes, sir.
बताओगे एनालिसिस में क्या करें अब? Yes, sir. लाइक मुझे आप बता दो पेन कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. So then we write the reaction again and mark the limiting reagent. All right, so x plus 2y plus 3z is giving x y 2 z3 start. ठीक है, अच्छा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट मार्क कर देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट है. फिर स्टार्ट में क्या करना है अब? So start में we write the number of moles for each of the reactants. Great. And then we find the reactant and product ratio for each. ठीक है, चलो एक कृतिका बहुत टाइम से ज्वाइन करना चाह रही है. ठीक है, थैंक यू स्वरा, लाइक यू आर रियली हेल्पफुल. कृतिका. यस सर. हाँ बता दो इसमें आप आगे क्या करें. We'll have to take the 1 minute, sir. Actually, I just entered the meeting, so. अच्छा, इसके पहले भागी क्यों थी तुम? Sir, actually my internet is a bit problematic. Like last class also I got disconnected. अच्छा, तो मतलब तुम्हें लेकिन आता है, मतलब हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पता है क्या है? Yes, sir. I was there for the starting part of the class. अच्छा, होमवर्क पूरा करा है तुमने? Homework, sir. I wasn't able to complete assignment 1, like not complete part. बुकलेट वाला पार्ट करा है? Booklet homework, yes, sir. अच्छा, can you just quickly take a photo and send to me on WhatsApp of what you have done? Yes, sir. Sure. Now? चलो ठीक है यार, तुम कॉन्फिडेंस से कह रही हो तो मैं डर गया. नहीं मत करो, चलो चलेगा. गौरव सर एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. Sir, under 3z, sir, I wrote 0.03, sir. So why did you write 1/10? 1/10 नहीं. 100 ना? 3/10. नहीं 3/100 है. So 3/100. हाँ, करेक्ट. तो अब क्या हो जाएगा इसमें? नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोड्यूस में लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है, और इसी के हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना. सो z x y2 z3 के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, कोफिशिएंट्स देखूंगा, तो इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है. तो कितना बन रहा है ये? 3/100 से ये 1/100 बनेगा. सो ये 1/100 आ गया, राइट. बाकियों का एनालिसिस करने का मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में ना पूछा है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम ऑन देम. बस मुझे इतना पता पड़ गया कि प्रोडक्ट मेरा 1/100 मोल्स बनेगा. और क्या बोला जा रहा है? 4.4 ग्राम्स बन रहा है ना. हाँ सर. तो यहाँ रिलेट कर सकता हूँ उससे. मुझे 1/100 into molecular weight should be equal to 4.4, है ना. हाँ सर. तो अब यहाँ पे आप निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट में आपको y का एटॉमिक वेट मिल जाएगा. समझ में आया? यस सर. सर पर मैंने दूसरे मेथड से किया. वो ठीक है, मतलब आपका मेथड सही हो सर मैंने सब मास ऑफ z, मास ऑफ x, मास ऑफ y बाद में निकाला और बाद में मोलार मास से एटॉमिक. वो ठीक है, चलेगा. मतलब तरीके बहुत सारे होते हैं देखो करने के. आप एक बता सकते हो विदाउट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट? हाँ, नहीं विदाउट यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता पड़ेगा आपको? ये तो पता करना ही पड़ेगा ना कि किसके हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. बिना लिमिटिंग रिएजेंट के नहीं हो पाएगा. आपने बिना लिमिटिंग रिएजेंट के सोच लिया होगा कि z के हिसाब से करना है, बट वो फिर कोइंसिडेंस हो गया. नहीं. ओके सर. ठीक है, ऑलराइट. चलो थोड़ा सा आप लेवल बढ़ाते हैं.
ये वाला क्वेश्चन करो, क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। ये सेम क्वेश्चन हमने किया था ना पहले? नहीं नहीं सर सॉरी सर, सिर्फ वो ए और जी का ये ऊपर वाला पार्ट सेम था। हाँ सर, मतलब ऊपर वाला वही है। नीचे वाला चेंज हो गया है। So that's A, B, and F, no? A, B, and F, yes. नहीं सम्यक, not correct. नहीं यश, not correct. नहीं सम्यक रॉन्ग है ना, बताया तो सही। हाँ, दिव्यांश, शुभियन एंड अनय, आप तीनों का आंसर करेक्ट है। सर आंसर भेजो। हाँ, राइट गोपाल, राइट सम्यक, नहीं ध्रुव। The correct answer is 2 moles. ठीक है, कैसा आएगा अब आप यहाँ पे नोटिस करना। इसमें जिन जिन का आंसर 8 मोल्स आ रहा है ना, तो उन लोगों ने क्या करा, दे डिड नॉट थिंक अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, अब इससे सीरीज रिएक्शन में मैंने कैसे बताया था आपको, हम लोग स्टेप बाय स्टेप, रिएक्शन बाय रिएक्शन जाएंगे और देखेंगे कैसा होगा। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में चले जाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में दोनों ए और बी के 1-1 मोल्स हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी क्लियरली दैट बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट से फटाफट आपने जज करा दैट बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो बी के हिसाब से आपने बता दिया दैट डी के 2 मोल बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप सेकेंड रिएक्शन में गए। सेकेंड रिएक्शन में 2 मोल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, लास्ट क्लास की गलती मत रिपीट करना। तो 2 मोल से कितना ई बन रहा है, द आंसर कम एज 4। अब आप थर्ड रिएक्शन में इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना एज इट इज, बट यहां पर डोंट फॉरगेट दैट क्वेश्चन में दिया था कि एफ का तो एक ही मोल है, ई के भले ही 4 बने ऊपर से, बट लिमिटिंग रिएजेंट तो एफ रहा ना। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, यू विल हैव टू लुक आउट फॉर द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कोई और आके नहीं बताएगा। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच एनीवन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। यू ओनली विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड टेल मी दैट ओके इसमें एफ लिमिटिंग रिएजेंट है, और फिर एफ के हिसाब से आप जी का बताओगे तो आंसर 2 मोल आएगा। समझ में आया? हाँ सर।
Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. All right. अब आप यहाँ पे नोटिस करो एक और क्वेश्चन. सर हम पहले कॉपी कर लें. इसमें क्या कॉपी करना है यार, मतलब ये नहीं तो सर बाद में कर. हाँ ठीक है सर, चलेगा. मतलब काफी इजी था. केयरलेस मिस्टेक समझ में आ गई ना तुमको? हाँ सर. थर्ड वाले में लिमिट चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. सर ये उधर क्वेश्चन मार्क के बीच बाजू में आदमी क्यों बनाया आपने? वो सोच रहे कि ये प्योरिटी की बात कहाँ से आ गई. ओ अच्छा. So reaction में it's C plus S gives CS2 ना? नहीं आना. नहीं जोवन. तो मैंने 400 भेजा. तो मैंने आंसर 400 भेजा. अभी तक सिर्फ प्रथम नहीं. अच्छा ठीक है. सम्यक और प्रथम और गोपाल और सिद्धार्थ का आंसर करेक्ट है, बाकियों का नहीं है.
सर आंसर डाला चैट। हाँ सर मैंने भी भेज। हाँ, around 80% is the correct answer. राइट, कोई बताना चाहेगा? सर एग्जैक्ट बोल सकते हो? तो 79.1 आ रहा है कैलकुलेटर हाँ हाँ से। सर वही। Yes sir. 79.1। Right. So कैसे करेंगे? Again, you follow the steps. Simple है, nothing challenging. और फिर आपको उसके बाद में ये परसेंटेज प्योरिटी वाला पार्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, आप स्टेप्स फॉलो करना शुरू करो। रिएक्शन लिखो, मोल्स निकालो, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो निकालो, आइडेंटिफाई करो whether it is a case of limiting reagent or not, and if yes then which is the limiting reagent. इतना पार्ट तो आई थिंक सबने कर लिया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में एनालिसिस वाला पार्ट शुरू होगा। इसके 1/12 मोल्स है, इसके 2/32 मोल्स है, लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट जब मैं करता हूँ ना तो उस टाइम पे कई स्टूडेंट्स ये नॉनसेंस करते हैं, मतलब जो मैंने बताया था ना पहले कि सर यहाँ पर तो 2s लिखा हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट 64 लेंगे ना। है क्या कोई ऐसे? नो सर। नो सर। कोई तो होगा यार, एक आध तो होता ही है ऐसे। चुपके से चैट में मुझे भेज दो यार, किसी को नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, एक मिला देखो। ठीक है, सो ये सब गड़बड़ मत करना। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट तो सब्सटेंस का होता है ना, उसका कोफिशिएंट से क्या लेना देना होता है? कोफिशिएंट से थोड़ा लेना देना होता है राजा। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स 1/12 एंड 2/32 रहेंगे, दैट इज व्हाट योर स्टार्ट इज। ठीक है, अब इसमें क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, आप ये नोटिस करोगे, ये ऐसा विजुअलाइजेशन करोगे तो ये रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें कार्बन ऐसे ब्लैक ब्लैक और सल्फर ऐसे येलो येलो है। ठीक है, अब जब रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में कुछ कार्बन बच जाएगा और कुछ कार्बन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। राइट, so now do you understand what I meant by percentage purity of CS2 formed? Yes sir. ठीक है, बिकॉज एंड में जो मिक्सचर रहेगा उसमें कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में बचा हुआ कार्बन भी रहेगा ना, तो उस मिक्सचर में आपको बताना है कि कितना कार्बन डाइसल्फाइड का प्योरिटी है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। All right, now you proceed with the analysis like you normally do as per the limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट को कंप्लीटली कंज्यूम करो और उसके हिसाब से बताओ कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। राइट, ये वाला पार्ट तो आई थिंक आपको समझ में आ ही जाएगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो इतना बताने के बाद में अब जितनों को नहीं आया था वो तो मुझे परसेंटेज प्योरिटी बताओ। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 more minute, 2 more minutes to come up with the answer of percentage purity। फटाफट फटाफट। सर असाइनमेंट 1 में भी लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस थे क्या? नहीं। अच्छा। सर आपने 2/32 को कैंसिल आउट क्यों नहीं किया? मतलब 1/16? हाँ सर। मेरी मर्जी। ओके सर।
आया? सर इज दिस क्लियर? यहाँ तक का हो रहा है पार्ट? राइट, एंड में कितना कार्बन और कितना कार्बन डाइसल्फाइड बचेगा? अब आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालना है कार्बन डाइसल्फाइड का, सो इट विल बी सिंपल, मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड अपॉन मास ऑफ द फाइनल मिक्सचर. अब मास ऑफ द फाइनल मिक्सचर के लिए there is a short trick that you can use. Rather than computing mass of carbon left and adding it up, आप simply यहाँ पर 3 grams लिख सकते हो by saying law of conservation of mass would be applicable. ठीक है, ये थोड़ा फास्टर रहेगा. आप दोनों का इंडिविजुअली मास कार्बन का और कार्बन डाइसल्फाइड का निकाल के ऐड भी कर सकते हो. ठीक है. हाँ सर. जिसका आंसर नहीं आया वो अब देखो कहाँ पे गड़बड़ करी. समझ में आ रहा है? हाँ सर मुझे वो समझ नहीं आया, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे? आप इनिशियली 3 ग्राम से स्टार्ट किया ना, 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम, तो कभी भी बिटवीन रिएक्शन एंड ऑफ द रिएक्शन टोटल मास तो 3 रहने वाला है ना. यस सर. राइट, और यू कुड हैव एडेड द मास ऑफ कार्बन लेफ्ट और कार्बन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस, तो भी आपका 3 आता. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट को हम लोग जब लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. हाँ सर. यस सर. लाइक इसी तरीके से डिफिकल्टी बढ़ेगा आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट्स कंबाइन होते जाएंगे. ठीक है, अब क्विकली एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शन. ठीक है, या एक्चुअली 6 मिनट बचे हैं इसमें, कहाँ क्विकली. चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करता हूँ फ्रॉम द केस ऑफ पैरेलल रिएक्शंस. हाँ सर. यस सर. सर थैंक यू. मीन टाइम एक स्टोरी सुना दो. किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर. नहीं सर. किसी को कुछ और पूछना है? नहीं सर. स्टोरी. आदित्य, Yes, sir. कुछ पूछना है? Yes, sir. पूछो. बाय सर. थैंक यू. बाय सर. हाय सर. थैंक यू सर. चलो बाय बाय. Sir? हाँ. Sir, that series reaction where you used a limiting reagent, could you just go there? Series reaction, ये वाला ना? Sir, in this, when we are doing from D to 2, here we are not using any limiting reagent. Because there is just one reactant, that is D. So we cannot determine. That is the limiting reagent उसमें, मतलब उसी के हिसाब से सब एनालिसिस हो रहा है ना. But how can we say D becomes limiting, because we are not comparing with like any other this? No. तो ऐसा थोड़ा ना मैंने बोला है कि कंपेयर करते हैं तभी पता पड़ता है. So that using the stoichiometric ratio, moles of substance coefficient, we will know which. हाँ, तो in case there is just one reactant, you know, then that is the limiting reagent. उसी के हिसाब से फिर एनालिसिस होगा. Okay, sir. Sir, and in this last question, while we are finding that percentage purity. So, sir, we have got the moles of CS2 and carbon. So, if we apply that percentage formula, purity percentage, where that mass of something, so that mass of something is CS2, right? The total mass. And that mass of final mixture becomes mass of carbon plus mass of CS2. इन दोनों का addition. Okay, so okay, sir. And if suppose if they would have asked mass of carbon, so in the numerator we would have put mass of carbon divided by the sum of these two, no sir?
Yeah, that would have given you the percentage of carbon in the mixture. Okay, sir. Thank you. ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर आज होमवर्क मिलेगा? आज आपको, हाँ आज मैं होमवर्क दूंगा सर, और एक्स्ट्रा के लिए नीरज कुमार ही प्रेफर करें? हाँ थैंक यू सर, बाय सर। हाँ सर, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, प्लीज आप उसमें जरा हेल्प कर देंगे मुझे, इसका ही रिलेटेड है, पर समझ में नहीं आया कैसे करूं। कहाँ पे भेजा है? आपके व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप्स पे? तुमने ट्यूसडे को भेजा था, एक आज भी भेजा है। वो दोनों सेम, मुझे लगा कि आपका निकल गया होगा इसलिए मैंने वापस भेज दिया। ये तो अब मैं ये पैरेलल रिएक्शंस के थ्रू बताऊंगा, समझाऊंगा। ये वाला? हाँ, ये पैरेलल रिएक्शन के टॉपिक में बताऊं। ऑल्दो आप पीओएसी से भी कर सकते हो, बट पीओएसी मैंने पढ़ाया नहीं है ना। अच्छा ठीक है। मल्टीपल तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट ये मैं पैरेलल रिएक्शंस में पढ़ाने के बाद में आप इसको पैरेलल रिएक्शन के बेसिस पर कर पाओगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।